Hello everyone, I am Anurag Shukla and we are going to discuss similarity. Similarity बहुत इम्पॉर्टेंट वाइटल टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है। ये कह सकते हैं आप पूरे ज्योमेट्री का जिस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। हर जगह लिख के नहीं मिलेगा आपको सिमिलरिटी लगाइए, लेकिन आपको देखने पे पता चलता है कि सिमिलरिटी यहाँ पे लगेगी, है ना। तो आप सिमिलरिटी को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें बताइएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। पर सिमिलरिटी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होने वाला है। देखिए, सबसे पहले सिमिलरिटी होती क्या है। किसी दो ट्रायंगल को लिया जाता है, दो ट्रायंगल हो सकता है एक दूसरे के साथ बने हो या अगल बगल बने हो, ठीक है। अब सिमिलरिटी लेंगे कैसे, सिमिलरिटी होती कैसी है। सबसे पहले आप समझिए एग्जांपल्स, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप फादर से लिया जाता है ना कि पिताजी जैसे दिखते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं घर वर पे आपको कि आप अपने पिताजी जैसे दिखते हैं, बिल्कुल। तो वो क्या है, क्या आप उनके जितने बड़े हैं, ना आपकी एज उनके जितनी है, ना आपकी हाइट उनके जितनी है, ना ही आप उतने मोटे होंगे, हो सकता है आप छोटे हैं अभी तो, लेकिन फिर भी कहा जाता है बिल्कुल पिताजी जैसा दिख रहा है। दैट इज़ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, आप किसी के जैसे दिखें, हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन जैसे दिख रहे हैं, मतलब उनके जैसा अपीयरेंस है आपका, या आप कह सकते हैं। अब ये तो बस आपको समझाने के लिए था। अब एग्जैक्ट अगर आप सोचिए तो आप शायद रामायण वगैरह देखे होंगे, उसमें हनुमान जी का रोल आपने देखा होगा, वो कभी छोटे होते हैं कभी बड़े हो जाते हैं। या राक्षस वगैरह देखे होंगे आपने, तो उसमें वो कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है। वो भी सिमिलरिटी का एग्जाम्पल है। कैसे समझिए, आप सिमिलरिटी वहीं से एग्जैक्टली निकलती ही, जो आप हम हनुमान जी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो प्लीज़। तो हनुमान जी जैसे होते हैं, आपने देखा होगा उन्होंने अपना जो शेप था उसको अचानक से ऐसे बड़ा करते हैं, तो आप देखते हैं ना उनके पूरी बॉडी ऐसे फैलती हुई बड़ी होती जाती है, उनकी साइज़ भी बढ़ती है और उनकी उसी के हिसाब से उनका शेप भी चेंज होता है। शेप इन द सेंस उनकी साइज़ चेंज होती है, शेप नहीं चेंज होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, शेप होता है और साइज़ होती है। तो अगर शेप ना चेंज हो, साइज़ चेंज हो, तभी सिमिलरिटी बना सकते हैं आप। मतलब आपने देखा नॉर्मल हाइट के हनुमान जी खड़े थे और उन्होंने अपना बड़ा रूप लेना शुरू किया, तो अब ऐसे धीरे 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 बड़े होते जाते हैं, तो उनकी हाइट भी बढ़ती है, उनकी बॉडी भी बड़ी होती है, उनके हाथ भी मोटे होते हैं, पैर मोटे होते हैं, आपने देखा होगा टीवी में। तो वो सारी चीज़ें एक रेशियो में ऐसे बढ़ती 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 तब बड़े से हनुमान जी सामने आते हैं। तो उन्होंने क्या चेंज किया, शेप चेंज किया। क्या उनका मुंह चेंज हुआ, क्या उनके एक हाथ पतला रह गया एक हाथ मोटा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो सारी चीज़ें एक साथ चेंज हो रही थी। आपने देखा शेप नहीं चेंज हुआ, हनुमान जी जैसे थे वैसे ही तो दिख रहे हैं, बस वो बड़े से दिख रहे हैं। तो बड़े से दिख रहे हैं मतलब साइज़ उनका बदल गया है। मुझे लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको क्या बदलना है, शेप नहीं बदलना है, साइज़ बदलनी। मतलब आपने एक ट्रायंगल लिया, मान लीजिए ये ट्रायंगल लिया हमने ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल लिया PQR। हमने कहा कि इनका साइज़ चेंज हुई है, शेप नहीं बदला है। सबसे ज़्यादा ट्रायंगल में यूज़ होना है, इसलिए हम लोग ट्रायंगल से पढ़ाते हैं, बाकी भी चीज़ों में हम अभी बताने वाले हैं, ठीक। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक शेप नहीं चेंज हुआ, साइज़ चेंज। मतलब आप समझ रहे हैं, जब हनुमान जी बड़े होते हैं, बस उन्हीं से एक एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब हनुमान जी बड़े होते हैं तो आप देखते हैं जैसे जैसे उनकी हाइट बढ़ रही, वैसे वैसे उनके हाथ भी मोटे होते जा रहे हैं, उनके पैर भी मोटे होते जा रहे हैं, उनका पूरा मुंह बड़ा होता जा रहा है, हर एक पार्ट, उनका बॉडी पार्ट, हर एक पार्ट बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब है कि जिस रेशियो में उनकी हाइट बढ़ रही है, उसी रेशियो में उनके हाथ की मोटाई बढ़ रही है, उसी रेशियो में उनका पैर बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे उनकी पूरी ग्रोथ होती है, साइज़ उनकी बढ़ती है, तो उनकी साइज़ हर जगह से सेम बढ़ती है, मतलब उसी रेशियो में। हाथ अगर था, जैसे ये तो होता नहीं कि ये वाली उंगली इतनी बड़ी हो गई, ये वाली छोटी रह गई, ऐसा नहीं होता ना। वो हर चीज़ एक शेप, उनका पूरा जो शेप था वही रहता है, सिर्फ उसके साइज़ एक रेशियो में बढ़ने लगती है। बस वहीं से आपको मिलती है सिमिलरिटी की डेफिनेशन। सिमिलरिटी क्या होती है कि दो फिगर्स ऐसे हों जिनकी
शेप सेम हो, बस साइज़ उनकी अलग अलग हो। ऐसे साइज़ हो जिनमें रेशियो सेम, जिन दो ऐसे फिगर या तीन ऐसे जो भी जितने भी फिगर होंगे वो सभी सिमिलर होंगे। कब? जब उनकी शेप सेम होगा। ट्रायंगल है, ट्रायंगल होना चाहिए। मान लीजिए ट्रायंगल और हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, क्या वो सिमिलर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकता। तो शेप सेम होना चाहिए। साइज़ मैटर करती है कि रेशियो सेम होना चाहिए। और कैसा रेशियो? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। मतलब आप अगर देख रहे हैं कि हनुमान जी बड़े हो रहे हैं, तो क्या उनके हाथों की मोटाई की तुलना पैर की मोटाई से करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। आप यही चेक करेंगे ना कि पहले इतना मोटा हाथ था, अब इतना ज़्यादा हो गया, है ना। जितना भी बढ़ रहा है वो आप उसको साइज़ चेक करेंगे कि ये इतनी साइज़ थी पहले हाथ की मोटाई की, अब इतनी साइज़ हो गई। पैर की मोटाई फिर पैर से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये वाली साइड इससे कंपेयर हो रही है तो ये वाली साइड इससे कंपेयर, ये वाली साइड इससे कंपेयर। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं कि आपको मिला होगा शेप और साइज़ के अलावा कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई गई होंगी। सबसे पहले वही सब देख लेते हैं जो, और काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ट्रायंगल के अलावा सिमिलरिटी नहीं लगती, यूज़ नहीं होती। लगा कहीं भी सकते हैं। आप एक आयत ले लीजिए और एक वर्ग ले लीजिए, इन दोनों में भी सिमिलरिटी हम लगा सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि ये सारे ए साइड होते हैं और ये एल और ये बी होता है। अगर एल और ए का रेशियो, बी और ए का रेशियो, मतलब इनका रेशियो हमेशा इक्वल हो जाए, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए, तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम। तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अक्सर आप पूछते हैं कि कैसे ट्रायंगल में लगता है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं लगता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्यों नहीं लगता है? आपको पता है, ये अगर ये और ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हो गए तो आप बताइए इसमें सिमिलरिटी कोई ज़रूरत है? दो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो हमेशा सिमिलर होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं। आपको पता है इसकी साइड मान लीजिए ए है, इसकी साइड बी है, तो आप कोई भी साइड का रेशियो लीजिए, ए अपॉन बी हर जगह बराबर होगा कि नहीं? तो इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं लिया जाता है ज़्यादातर। केवल स्केलिन ट्रायंगल यानी जो विषम बाहु त्रिभुज होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं में लगता है। बाकी भी जगहों पर लग सकता है। वो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। अभी तक तो आपको बस ब्रीफ समझा रहे थे कि कैसे लगाना है आपको। अब देखिए, हम दो ट्रायंगल लेते हैं और आपको इसके रूल्स बताते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे दो ट्रायंगल होंगे जिनकी शेप सेम होंगे। ट्रायंगल है तो शेप सेम ही है, आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल में तीन ही साइड होती हैं, चाहे जैसा लीजिएगा, तो शेप सेम है। केवल इनकी साइज़ का हमें पता करना है, ठीक है। अगर अब देखिए, दो डेफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दोनों ही आपको याद रखनी है। किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग यानी संगत तीनों एंगल के इक्वल हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। किसी एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा, इसी का जस्ट अपोजिट, कि अगर किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों लिख लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं ये संगत भुजाएं और संगत कोण क्या है। देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि ये ए वाला एंगल इस पी वाले एंगल के बराबर हो गया। ए वाला एंगल पी वाले एंगल के बराबर हो गया, बी वाला एंगल हमने कह दिया क्यू वाले एंगल के बराबर हो गया। तो ये बताइए तीसरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं? इसीलिए हम इसको कहाँ पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं कि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिक दोनों सिमिलर हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो समझिए। मान लीजिए आपने कोई एंगल लिया, यहाँ मान लीजिए 60 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया, तो यहाँ 90 आना चाहिए कि नहीं? अब ये एंगल इसके बराबर है, यहाँ भी 60 होगा, ये एंगल इसके बराबर यहाँ 30 होगा, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। टोटल एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री करने के लिए आपने माइनस कर लिया 180 में से 60 और 30 90। समझ में आ गया होगा। मतलब कोई दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अगर बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हुआ तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। कैसे लिखा जाता है ये भी आपको समझना है। हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ABC। सिमिलरिटी का साइन है, ये ऐसे बना दिया जाता है। ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल। दूसरे वाले ट्रायंगल में A के बराबर कौन है? P। देखिए फिर B लिखा आपने, B के बराबर कौन है? Q। फिर C लिखा, C के बराबर कौन है? R। ऐसे लिखा जाता है। लिखने का यही सटीक तरीका है। ठीक है, लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखना सीख लीजिएगा तो आपको सिमिलरिटी काफ़ी हद तक समझ में आने लगी। जो एंगल जिसके बराबर है A P के बराबर है, तो देखिए यहाँ पे A लिखा तो यहाँ पे P लिखा पहले, सेकंड पे B लिखा तो यहाँ पे Q, थर्ड पे यहाँ पे C तो यहाँ पे R। जो जिसके इक्वल था उसी को लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरिटी होने के बाद क्या होता है? रेशियो हमेशा इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। ठीक, देखिए यहाँ से हमने अगर AB लिया तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा? PQ। यहाँ से अगर BC लिया तो यहाँ से QR लेना पड़ेगा, तो BC अपॉन QR लिया। और यहाँ से अगर ये दोनों लिया AC तो यहाँ से PR लेना पड़ेगा, यानी AC अपॉन PR। यही है थ्योरम, यही है थ्योरम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। मन करें यहीं पे लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम यही है। थेल्स थ्योरम इसी को बोला जाता है। थेल्स साहब ने इन सब चीज़ों को बताया था, इसलिए हम लोग इसको थेल्स थ्योरम के रूप में पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आइए इस ट्रायंगल को हम मिटा के और भी रिजल्ट्स इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? जैसे इसमें AB लिया तो इसमें PQ लिया, AB अपॉन PQ। ऐसे BC तो QR। समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। अब देखिए इसको और दूसरे तरीक़ों से भी लिख सकते हैं। दोनों ट्रायंगल हम छोटे छोटे से बना देते हैं। यहीं पे ये लिखा था हमने ABC और यहाँ पे लिखा था PQR, है ना। अगर हम ये लिखना चाहें, इन दोनों में हम अगर कंपेयर करें, AB ये दोनों केवल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। तो अगर BC को यहाँ भेजिए, PQ को यहाँ भेजिए, तो क्या लिख सकते हैं आप? AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इन दोनों में देखिए तो आप लिख सकते हैं BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, QR ऊपर जाएगा यहाँ पे, QR अपॉन PR। मतलब क्या हुआ कि जब आपने लिखा ABC PQR के बराबर हो गए, यानी सिमिलर हो गए, तो आप लिख सकते हैं AB और BC का अनुपात PQ और QR के अनुपात के बराबर है। जो यहाँ पे ले रहे हैं वही यहाँ पे लेना है। ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए AB लिया यानी इन दोनों को लिया, तो यहाँ भी हमें PQ लेना पड़ेगा। देखिए AB लिया तो यहाँ PQ लिया, फिर इसमें BC लिया अगर तो यहाँ पे QR लिया। देखिए यहाँ पे BC लिया तो यहाँ पे QR लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया? PQ। ये देखिए BC के सामने QR, BC QR। AC हमें क्या लेना पड़ेगा? देखिए AC लिया तो यहाँ पे PR लिया। हम बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। अच्छा, ये चीज़ ट्रायंगल से भी समझने की कोशिश करिए। ये सभी आपस में जिसके बराबर हैं वो आप यहाँ से बना के दिखा दीजिए। हमने लिया इसके सामने BC साइड, एंगल A के सामने BC साइड लिया, तो एंगल A किसके बराबर है? एंगल P के। तो हम कहेंगे P के सामने कौन सी साइड है? QR। तो देखिए BC अगर लिया है तो QR लिया है उसके साथ में, करस्पॉन्डिंग यही तो है। फिर आपने कहा कि डबल टिक जहाँ पे है इसके सामने कौन सी साइड है? AC। तो यहाँ भी डबल टिक PR। तो AC और PR देखिए यहाँ पे है। ऐसे ही इसमें आ जाइए AB और PQ।
ट्रिपल वाले के सामने ए बी है, तो यहाँ ट्रिपल टिक के सामने आर क्यू या क्यू आर। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी ना, क्लियर हो रहा है। इसी चीज़ को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यही चीज़ है दूसरे तरीके से। इसमें हमने क्या कहा कि पहले वाले ट्रायंगल से दूसरे वाले ट्रायंगल की कंपैरिजन करिए। पहले का ये वाला साइड ले तो दूसरे का ये वाला साइड का अनुपात पहले की इन दोनों साइड का और इन दोनों साइड का अनुपात के बराबर होना चाहिए। ठीक, इन्हीं को हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा। पहले की दो भुजाओं का अनुपात ए बी और बी सी का अनुपात दूसरे की दो भुजाओं का अनुपात करस्पॉन्डिंग लिखें। ठीक है, संगत हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों के रेशियो के अनुपात के बराबर हो। क्लियर होगी इतनी बात? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ी और चीज़ें इसमें जाननी है। अभी तो आपने पढ़ा कि जब दो ट्रायंगल लिख के आ रहे थे, अब आप आ जाते हैं कि जब ट्रायंगल सिंगल हो जाता है, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, इसमें एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे डी ई, जो कि हम बोलते हैं पैरेलल है बी सी के। अगर बी सी के पैरेलल है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग यही होता है, वो तो सब बेसिक चीज़ें थी। अब इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसी पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगर हमने कहा डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि कट करती हुई जा रही है दो पैरेलल लाइन को। तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ये दोनों एंगल बराबर होता है। दो पैरेलल लाइन से एक लाइन कट करती हुई जा रही, पढ़ा हुआ है। फिर अगर हम कहें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये भी तो दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, दोनों एंगल बराबर हो गए। और तीसरा ये वाला एंगल है जो कि कॉमन एंगल है, किसमें किसमें, ट्रायंगल। अगर आप देख रहे हो तो ए डी ई, एक ट्रायंगल है ए डी ई, ये सिमिलर प्रूफ हो गया है ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे? देखिए, ट्रायंगल ए डी ई में एंगल ए कॉमन है और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल ए कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, सेम होगा। एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर हो गया है। कैसे हुआ आपको बताया मैंने, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ऐसे ही ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो आपको मैंने अभी शुरू में ही बताया, किसी एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं। ये दोनों त्रिभुज अब समरूप प्रूफ होगा। अगर ये समरूप हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए डी और ए बी का रेशियो, ए डी और ए बी का रेशियो बराबर होना चाहिए डी ई। देखिए ये वाला दोनों लिया हमने डी ई, और ये दोनों फिर बी सी का रेशियो। और ऐसे ही ये लिया हमने ए ई, तो ये लेना पड़ेगा हमें ए सी, इनका रेशियो बराबर हो। आप अगर सही लिख पाए हैं इसको तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अगर इसको उल्टा सीधा लिख देंगे आप तो बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यही चीज़ें आप यहाँ से भी लिख सकते थे। आपने कहा कि ये ट्रिपल के सामने कौन सा साइड लेते हैं, डी ई लेते हैं, तो यहाँ पे डी ई लिया। तो देखिए ट्रिपल जो बार लगाया है, ट्रिपल बार मतलब हमने क्यों लगाया है, क्योंकि वो एंगल इक्वल है उसके, इसलिए लगाया। ठीक, ये सिंगल वाला इसके इक्वल है, डबल वाला डबल वाले के इक्वल है, ट्रिपल वाला कॉमन है, यही तो लगा है। तो अब इसके सामने हमें अगर डी ई मिला तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने बी सी मिला। देखिए इसका रेशियो लिया हमने। फिर आपने लिया है ये डबल बार जो लगा है, डबल टिक जो किया है, उसके सामने छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी साइड है, तो इसमें इसके सामने ए बी साइड है। देखिए इसका दोनों का रेशियो लिया, ऐसे ही तीसरा वाला लिया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे आसान है, अगर इसको आप सही लिख पाते हैं तो यहीं से आप कर लिया करिए। अब देखिए, चूँकि आपको सॉल्व करने के लिए किसी दो की ज़रूरत पड़ती है, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, यानी तीन में से कोई एक तरीका अपनाएंगे आप। चाहे इन दोनों को साथ में लीजिए या इन दोनों को या इन दोनों को, किसी दो को साथ में लेके सॉल्व कर लिया जाता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं। अब देखिए इसमें एक नई जो थ्योरम बनती है कि इफ़ डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, मतलब मध्य बिंदु, यदि डी और ई मध्य बिंदु होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये रेशियो क्या हो जाएगा,
1:1 हो जाएगा, ये भी रेशियो 1:1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कहेंगे कि AD, जो ये AD है, AD 1 हो गया, यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं बस, ये AD 1 हो गया तो AB कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू DE अपॉन BC। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2DE, या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो DE इक्वल टू हाफ BC। ये भी थ्योरम के तरीके से आप याद रखिए कि जब भी D और E मिड पॉइंट होंगे, ये D और E मिड पॉइंट्स होंगे, तो क्या कहेंगे आप कि ये हमेशा DE जो होगा वो BC का आधा होगा, जब मिड पॉइंट होंगे तभी। और बाकी कंडीशन में ये तो हमेशा फॉलो होगा ही। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कंडीशन पूरी फॉलो होनी है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये कंडीशन फॉलो होनी, ये तो हमेशा फॉलो होगी। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पैरेलल, तो वो तो श्योर है ना। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल होना तो श्योर है, तो ये तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। बस ये एक्स्ट्रा कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाएगी ऑटोमेटिक अगर ये दोनों मिड पॉइंट होंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको, पहली बात तो मैंने लिखना बताया आपको कैसे लिखा जाता है। एंगल A पहले लिया यहाँ पे, इस वाले में एंगल A के बराबर होना चाहिए, तो पहले यहाँ भी एंगल A लिखेंगे हम। फिर इसमें एंगल D लिया, एंगल D B के बराबर था, तो जहाँ D लिखा वहाँ पे इसमें B लिखा। फिर यहाँ एंगल C और एंगल E बराबर था, तो यहाँ पे E लिखा, तो लास्ट में यहाँ भी C लिखा, जिससे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। फिर आपने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लिया, ये लिख दिया आपने। यही होता है सिमिलरिटी का मेन फार्मूला। और उसके बाद आपने कहा कि हो सकता है कि ये D और E क्या हो, मिड पॉइंट्स हो। अगर ये मिड पॉइंट हो जाएंगे तो ये DE जो होगा आधा होगा BC का। समझ में आ गई इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी तरह के फिगर बना के दिए जाते हैं जब आपको एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनाए हुए मिलते हैं। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। फिर से आते हैं इसी ट्रायंगल पे। एक ट्रायंगल बनाया हमने ABC, ये कोई पॉइंट लिया P और Q। हमने कहा कि एंगल AQP इक्वल है एंगल B के। हमने कह दिया एंगल AQP। पहली बात तो आपको ये अगर पता चल जाए कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तब तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये दोनों क्या हैं, सिमिलर तो होंगे ही होंगे चाहे जिस कंडीशन में। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो अभी मैंने समझाया ना कैसे होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के, और ये कॉमन एंगल। तो ये अगर दोनों पैरेलल हो गए तो ये दोनों हमेशा ही सिमिलर तो होंगे ही होंगे। ये बात एकदम याद हो गई होगी। अब आगे बढ़िए। हम अगर कह दें इस तरह से कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और फिर अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, और हम कहें कि ये वाला एंगल तो कॉमन दिख ही रहा है आपको। हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है और दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अभी बताया मैंने, याद कर लीजिए उसको। देखिए, इस त्रिभुज का ये दो एंगल बड़े वाले त्रिभुज के इस और इस एंगल के बराबर हो गए हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, सिमिलर हो गए। यानी अब कैसे लिखेंगे आप, लिखना हम आपको सिखा रहे हैं बस। अभी APQ मान लीजिए लिख दिया, या AQP लिख दिया। हमने लिख दिया AQP। तो अब ये किसके सिमिलर होगा ये आपको देखना है। एंगल A किसके बराबर होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A के ही बराबर होगा। एंगल Q किसके बराबर है, एंगल B के। तो AB और P किसके बराबर है, C के। तीसरा एंगल ऑटोमेटिक तीसरे के ही बराबर होगा। अब देखिए, ये लिखने का सही तरीका है। आपसे CGL के मेंस के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 का मेंस का पेपर उठा लीजिएगा, लिखना केवल पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप इसको उल्टा लिखाते हैं। ठीक, तो पहले लिखना सीखिए। अब देखिए, एंगल A, एंगल Q, एंगल B, एंगल P, एंगल C के बराबर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाइए। AQ जो है वो किसके साथ अपना वो बनाएगा रेशियो,
ए बी के साथ। अब यहाँ से लिखना बहुत आसान हो जाता है, ये रेशियो लिखना बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे यहाँ से क्यू पी लिया तो यहाँ से हम बी सी ले लेंगे, यहाँ से अगर ए पी लिया तो यहाँ से हम ए सी ले लेंगे। बस बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी दिया गया होगा आपको और बाकी चीज़ें पूछी गई होंगी तो वो आप निकाल लीजिएगा। समझ में आया? अब आते हैं, एक और चीज़ आपको जाननी है। जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो तो बराबर होता ही है, लेकिन ये साइड का रेशियो का अगर हम स्क्वायर कर दें तो उन दोनों ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशियो मिल जाता है सिमिलर होने पे। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड के रेशियो का स्क्वायर उनके क्षेत्रफलों के रेशियो का स्क्वायर रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, देखिए अब दो बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट हैं, वो समझ लीजिए। एक तो यहाँ पे आप सिमिलरिटी लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, इसमें पी क्यू ले लिया, ये हमने कहा ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगे। मान लीजिए ये साइड S1 है तो ये पूरी हम मान लेते हैं S2। ठीक है, तो पहले वाले का एरिया डेल्टा 1 और बड़े ABC का एरिया डेल्टा 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब दूसरी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी है, मैंने बताई है शुरू में कि ऐसा भी तो बनता है एक ट्रायंगल, और मैंने वहाँ यह क्या बताया था, जिस रेशियो में ये होंगे साइड्स उसी रेशियो में इनका एरिया डिवाइड होता है। इसी दोनों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिए अगर तो आपको क्या दिख रहा है कि इसमें केवल इसको दो ट्रायंगल बनाया गया है, बस इसको मैंने ऐसे बीच से डिवाइड करके दो ट्रायंगल बना दिया है, जबकि इसको मैंने डिवाइड करके एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल में बदला है। दोनों में यही इतना माइन्यूट सा अंतर है। इसमें क्या करते हैं हम, साइड को किसी दो पॉइंट पे कट करा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक बिंदु से, मतलब किसी एक कटान बिंदु से, यानी वर्टेक्स बोल सकते हैं, इससे सामने वाली भुजा के किसी बिंदु को मिलाया जाता है। दोनों में कितना अंतर है, इसमें किसी वर्टेक्स से मिलाया जाता है सामने वाली साइड के किसी पॉइंट को, और इसमें दो साइड्स के पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन किया जाता है, इतना अंतर है। और दूसरा अंतर क्या है कि इसमें दो ट्रायंगल पॉसिबल होते हैं, दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, और इसमें एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें क्या होता है, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया क्या होता है, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और बड़े वाले त्रिभुज की भुजा के रेशियो का स्क्वायर ये होता है। और इसमें क्या होता है, जिस रेशियो में ये भुजाएं दी गई हैं उसी रेशियो में इसका एरिया बट जाता है। मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो अब एक चीज़ और लिख लीजिए, मेरे साथ ही लिखते चलिए, हम बोलते चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करनी है। साइड का रेशियो हमेशा पेरीमीटर के रेशियो के इन रेडियस का रेशियो, सरकम रेडियस का रेशियो, और क्या बचा हुआ है, ये सभी बराबर होते हैं। देखते हैं, रुकिए कुछ बचा हुआ है तो लिख लेते हैं उसको भी। हाइट का रेशियो, हाइट लिखा नहीं मैंने, मीडियन बची हुई है अभी, मीडियन के रेशियो ये आप नोट कर लीजिए। कैसे होता है कि साइड का रेशियो क्या होता है, पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, इन रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, सरकम रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, हाइट के रेशियो के बराबर होता है, और मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। और ये सभी आपको अभी बताया मैंने कि साइड का रेशियो किसके बराबर होता है, इसका स्क्वायर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बराबर होता है रेशियो के। इसलिए इसी को अगर उल्टा लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 1/डेल्टा 2 का स्क्वायर रूट। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाइएगा ना। तो आप ये पूरा नोट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, अभी आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। ये बस आपको याद करना है। क्या होता है कि जो उनके दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए हैं तो उनके साइड का रेशियो उनके पेरीमीटर, इन रेडियस, सरकम रेडियस, हाइट, मीडियन के रेशियो के बराबर होते हैं। और ये सभी किसके बराबर होते हैं, दो त्रिभुजों के एरिया के स्क्वायर रूट के।
अगर आपको मान लीजिए मिल जाए कि दो त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ इतनी इतनी हैं और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो बताइए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये नोट कर लीजिए। हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हम बाकी चीज़ें समझाते रहेंगे, वो आप देखते रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ और शायद हम भूल गए आपको बताना। देखिए, एक ट्रायंगल है PQR, इसमें ये दोनों पैरेलल लाइन हमने खींच दी हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये मिल जाता है कि ये एंगल, ये पॉइंट A और B मिड पॉइंट है, अगर A और B मिड पॉइंट है तो अब एरिया हम निकालना सीखते हैं, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको पता है ये 1:1 में हो जाएंगे साइड्स। आपको अभी मैंने बताया कि AB जो हो जाएगा QR का आधा हो जाएगा, ये वाली लाइन इसकी आधी हो जाती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो अगर यहाँ से आप निकालना चाहें कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज PQR का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया का रेशियो क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको कि इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा 1, और इस पूरे की साइड क्या हो जाएगी 2, इनके रेशियो का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें ये पूरा एरिया 4 है और ये ABP का एरिया, इतना एरिया 1 है और इतना 4 है, तो बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये पूरा एरिया हमने 4 निकाला और ये 1 हो गया, तो ये 3 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 हो जाएगा एरिया। तो ये याद रखिएगा, बेहतर होगा आपके लिए कि ये एरिया 1 होता है तो ये एरिया 3 होता है। कब? जब ये मिड पॉइंट हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही आप समझ पाएंगे ज़्यादा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, लिखिए, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC यदि CA 12 सेंटीमीटर, CB 8 सेंटीमीटर, तो CD की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 2018 मेंस के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। और देखिए कितना बच्चों वाला क्वेश्चन। आपसे कहा गया एक त्रिभुज बनाइए ABC, है ना, और A से BC पर एक पॉइंट मिलाइए यहाँ पे D। आपसे कहा गया कि इसमें क्या है, ADC BAC के बराबर है। ADC यानी ये वाला एंगल, BAC यानी इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक। तो आपसे कहा गया CA 12 है, CB 8 है, ये पूरा 8 है, और आपसे CD की वैल्यू पूछ ली गई। बस तुरंत सिमिलरिटी आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखिए कैसे, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें, बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल कॉमन एंगल हो जाएगा छोटे वाले और बड़े वाले ट्रायंगल में। हमको CD निकालना है, CD इसी छोटे वाले ट्रायंगल में ही तो मिल रहा है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि हम सिमिलरिटी लगाते हैं किसमें किसमें, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए एंगल A किसके बराबर है, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। कैसे देखेंगे आप, ऐसा लिखिए जो इजी हो आपके लिए। देखिए ABC, एंगल B किसके बराबर है, एंगल C किसके बराबर है, ये लिखते चलिए। देखिए एंगल C तो कॉमन एंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें कि ये तो इक्वल होना ही चाहिए। BAC है, सॉरी, ये पूरा एंगल है। हाँ अब सही है, अब आ जाएगा। तो देखिए एंगल A किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है। एंगल A किसके बराबर है, एंगल D के बराबर है, सॉरी, एंगल A किसके बराबर है, D के। देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो एंगल A D के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल A लिखा तो यहाँ D लिखना पड़ेगा ये। और फिर एंगल B, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तीसरा एंगल वही बचा हुआ है क्योंकि ये वाला एंगल तो कॉमन एंगल है, तो इसलिए आप यहाँ BC लिखेंगे। फिर ध्यान से देखिए, फिर से हम समझाते हैं। एंगल A किसके बराबर है, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया था, तो एंगल A एंगल D के बराबर हो गया। फिर एंगल B लिया आपने, ये वाला एंगल पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेना है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल लेंगे। क्यों? क्योंकि वही बचा हुआ ट्रायंगल में है।
ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हुआ, ये कॉमन एंगल है, तो बचा कौन सा, ए ही तो बचा हुआ है, डी ए सी, सॉरी बी नहीं ए सी, तो ए ही बचा हुआ था इसलिए उसको बराबर कर दिया। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, ए बी हमें पता है, देखिए जितने की ज़रूरत होगी उतना ही लीजिएगा। देखिए अब यहाँ से तो ए बी रेशियो डी ए बना सकते थे, लेकिन हमें ए बी तो पता नहीं है तो हमें उसका यूज़ ही नहीं है, हम उसको नहीं लिखते। दूसरा लिखिए बी सी, बी सी किसके साथ रेशियो लेगा, ए सी के, और हम लेते हैं ए सी किसके साथ रेशियो लेगा, डी सी के, वैल्यू रख दीजिए और कुछ करना ही नहीं। डी सी या सी डी एक ही बात है, इसको सी डी इधर ले आइए, सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी अपॉन बी सी, ए सी कितना है 12, 12 इंटू 12 अपॉन बी सी 8 है, तो 4 दूना 8, 4 3 12 और 2 6 12, कितना हो जाएगा 18। सीजीएल 2018 मेंस का क्वेश्चन है, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना। और भी एग्जांपल्स देखिए आप और ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 2017 के मेंस का। लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए डी इक्वल टू 12, ए ई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो बी डी की वैल्यू बताइए यदि दिया गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल ए ई डी इक्वल टू 70 डिग्री। 2017 मेंस का क्वेश्चन है, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिया गया एक त्रिभुज एबीसी में ये बनाया गया है डीई। ठीक है, देखिए जब तक ये मध्य बिंदु ना कहा जाए तब तक आप बिल्कुल भी ये दिमाग मत लगाइएगा इसका ये आधा होगा, जब मध्य बिंदु होगा तभी आधा होगा। ठीक है, अब ये लिखा है इन्होंने कि 70 70 है ये दोनों एंगल्स, तो ये 70 हो गया और ये एंगल 70 हो गया। अब आपको लगाना है सिमिलरिटी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पहले वैल्यूज लिख देते हैं हम, ए डी दिया गया है 12 और 8 दिया गया है ए ई, यानी ये 8 है, ई सी दिया गया 14, तो ये वाला आपसे पूछा गया। ठीक, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है खुद से ही। देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल तो कॉमन एंगल है दोनों में, छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में कॉमन एंगल है। अगर ये कॉमन एंगल है तो आप सीधा कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया किसी भी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज दोनों सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई डी हम लिखते हैं, त्रिभुज ए ई डी सिमिलर होगा किसके, एंगल ए, दोनों में कॉमन एंगल है, हमने ए लिखा, फिर ई किसके बराबर है इसमें, बी के, फिर डी किसके बराबर है, तीसरा एंगल सी के। समझ में आ गया? अब देखिए हमें ए ई चाहिए हमें, तो हम ए ई वाला ले लेते हैं रेशियो, ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू ई डी चाहिए हमें, ई डी। देखिए ई डी की कोई ज़रूरत है आपको, हमें निकालना भी नहीं है और हमें पता भी नहीं है वो, तो जब दूसरे वाले की ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए, हम ए डी ले लेते हैं। ए डी लेते हैं तो इसका भी ए सी हमें लेना पड़ेगा। ए ई कितना हो गया, ए हो गया 8, ए बी कितना हो गया, ए बी हो जाएगा 12 प्लस बी डी। देखिए ए ई हमें निकालना था, 12 प्लस बी डी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह ए डी ले लीजिए, ए डी आपको क्या दिया गया है, ए 8, हाँ ए डी 12 दिया गया है, और ए सी कितना दिया गया है, ए सी मतलब ये पूरी साइड, तो 8 4 12 यानी 22 दिया गया है। अब इसी को सॉल्व करना है आपको, तो ये आप क्या कर सकते हैं, 4 3 12, 4 दूना 8, 22 दूना 44, और ये इधर जाएगा 12 3 36 और 3 बी डी, तो बी डी कितना आ जाएगा यहाँ से 36 8/3। यही था आपका आंसर 2017 के मेंस का क्वेश्चन। समझ में आया होगा? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी डी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर,
CD 12 और BC 24 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया त्रिभुज ADC का परिमाप, त्रिभुज ADC का परिमाप अपॉन त्रिभुज BCD का परिमाप। हम ट्रायंगल बना रहे हैं आपके सामने, आप देखिएगा। ये इतना निकालना है, ये इतना गिवन है। आपसे कहा गया कि एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया गया है ये त्रिभुज है ABC, C से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ की गई है D तक। ये 90 डिग्री नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये 18 है, ये 12 है, ये 24 दिया गया है। BAC ये वाला एंगल BCD इस वाले एंगल के बराबर। अब ये बहुत ही आसान हो गया, जहाँ आपको एंगल बराबर दे दिया जाए फिर तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको तुरंत सिमिलरिटी मिल जाएगी। सिमिलरिटी मिलते ही आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। हाँ देखिए, तो आपको सिमिलरिटी लगानी है। सिमिलरिटी कैसे लगानी है, देखिए। ये वाला एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो पूरे ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, बिल्कुल है। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अगर हम चाहें तो ये छोटा एंगल और ये बड़ा एंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दिखाइए। बड़े वाले ट्रायंगल में हम लेते हैं त्रिभुज ABC। ये किसके बराबर होगा? बड़े वाले का A वाला एंगल छोटे वाले के C के बराबर है। बड़े वाले का B वाला एंगल छोटे वाले के B के ही बराबर है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। और बड़े वाले का C वाला एंगल, ये वाला तीसरे एंगल इसके D के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमें कौन सा ट्रायंगल लेना था? छोटा और बड़ा। ये आप जब प्रैक्टिस करिएगा ना, फिर आपको समझ में आने लगेगा हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि आपको ये मिल रहा था यहाँ कॉमन एंगल और यहाँ एक एंगल। जब दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है? सिमिलर हो जाता है, ठीक। अब आ जाइए BC। AB अगर हम ले लें तो AB हमको चाहिए, AB भी चाहिए, तो ले लेते हैं हम, रेशियो निकाल लेते हैं AB अपॉन BC या CB जो भी लिख लीजिए। फिर BC यहाँ पे मिला, यहाँ पे BD मिला, यहाँ पे AC मिला अगर, तो यहाँ पे CD। ये इतना बन गया। अब AB आपको पता है AB कितना है? AD प्लस 18 है और BC कितना है? 24। इसी तरह BC फिर यहाँ पे 24 और BD कितना है? 18 है। इक्वल टू यहाँ पे AC कितना दिया गया है? नहीं दिया गया, AC निकालना है। CD दिया गया है आपको 12। अब यहाँ से तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं आप। इन दोनों को अगर साथ में लीजिएगा तो AC कितना आ जाएगा? देखिए, इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन साथ में लेते ही आपको मिल जाएगा 6 दूना 12, 6 3 18 और ये 3 8 24, तो 8 दूना 16 मिल जाएगा। AC 16 आ जाएगा। इसी तरह अब इन दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, तो ये कितना बनाएगा? 6 3 18, 6 चौक 24, है ना। और ये 3 8 24, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। हाँ, 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 माइनस 18 कर दीजिएगा तो 30 माइनस 10 20 और 6 14, ये मिलेगा। 32 माइनस 18, हाँ ठीक है, 14 ही मिलेगा। अब आपको पूछा गया है कि त्रिभुज ADC और BCD का परिमाप का अनुपात, तो आप कह सकते हैं कि ADC इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 12 14 16, और इसका परिमाप आपको मैंने बताया है, तीनों भुजाओं का योगफल होता है। BCD का परिमाप क्या हो जाता है? 12 18 और 24। ऐड कर लीजिए, 6 4 10 2 12 और 8 4 12 2 14, 2 2 4 1 5, तो 9 से कटेगा, लेकिन 6 से कटेगा। 6 7 42, 6 9 14, 7/9 आएगा आपका आंसर। समझ में आया कितना यूज़ है सिमिलरिटी का? ये सारी चीज़ें आपको लिखने में बहुत बड़ी सी दिख रही हैं। जब आप सिमिलरिटी लगाना एकदम सीख जाइएगा अच्छे से, और जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, तो आप इतना लिखिएगा नहीं। ये जो हम लाइन लिखते हैं ना, ये आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, फिर आपको वैसे ही लगने लगेगी क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में 2018 मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है।
इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB तथा BC पर बिंदु D तथा E इस प्रकार हैं कि DE पैरेलल टू AC है और AD और AB का रेशियो दिया गया है। AD और AB का रेशियो दिया गया है 3:8। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज BDE का और चतुर्भुज DECA का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपसे कहा गया एक त्रिभुज बनाया गया। सबसे पहले ABC हमने त्रिभुज बना लिया है, ABC हमने त्रिभुज बना लिया। फिर आपसे कहा गया इसमें कि DE AC के पैरेलल है। DE यहाँ पे हम लेते हैं, कहा गया कि AB पर D है, E जो है BC पर है। क्वेश्चन में लिखा गया था, आपको पता है, बोला मैंने। फिर AD AB 3:8, AD और AB यानी ये पूरा ये साइड 3:8 के अनुपात में है। तो आप बताइए कि ABDE यानी इस वाले और इस वाले का अनुपात क्या होगा। आपको मैंने अभी बताया कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, साइड के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका अनुपात किसके बराबर होगा। जैसे हम लिखना चाहें अगर BDE अपॉन ABC, ये कब होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो सिमिलरिटी आपको प्रूफ करनी पड़ेगी, लेकिन हमने क्यों नहीं प्रूफ किया, क्योंकि डायरेक्टली आपको मिल गया कि ये दोनों आपको पैरेलल दिए गए हैं। दो साइड इसमें ऐसे पैरेलल अगर दिख जाए तो आपको लिखना ही नहीं है कुछ, सीधा दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। याद हो गया होगा ना। अब तो ये मैंने शुरुआत में ही कई बार बता दिया आपको कि एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बनाए गए हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो दो, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही होंगे। कैसे होंगे ये भी मैंने प्रूफ करके बताया। फिर आप देखिए, अब इन दोनों का एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, BD अपॉन ABC, ABC में AB, इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इन दोनों के रेशियो का स्क्वायर करना है। BD कितना हो जाएगा, पूरा 8 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। यानी ये 5/AB, AB 8 है, 5/8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 25/64। आपको पता चला कि ये पूरा एरिया 64 है, ये छोटा एरिया 25 है। पूरा एरिया अगर 64 है, ये 25 है, तो ये एरिया कितना बचेगा, 64 में से 25 माइनस करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, BDE का एरिया 25 मिल चुका है और DECA यानी इस चतुर्भुज का एरिया कितना मिल जाएगा, 64 में से 25 माइनस कर दीजिए। ये तो करना पड़ेगा, माइनस करते ही आपको मिल जाएगा 25 और 39 का रेशियो। 2018 के मेंस का है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन आता है। मतलब सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। कुछ क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि आपको बेसिक सिमिलरिटी आ रही हो एकदम आसान वाली, तो आप कर ले जाते हैं ना। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। लिखिएगा, त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु P इस प्रकार है। बिंदु P इस प्रकार है कि AP PB का अनुपात 4:3 है। PO पैरेलल है AC के और OD पैरेलल है CP के। तो आपसे पूछा गया है AP और PD का रेशियो। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिगर हम बना देते हैं। देखिए ये दिया गया ABC है, फिर आपसे कहा गया, ये 2017 के मेंस में जब आया हुआ था तब ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया गया था क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान आपके लिए बनाया है। वैसे जो 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है वो ये O है, ठीक है। जो 2017 के मेंस में पूछा गया था उसमें ऐसे भी बनाया गया था
कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है और इससे ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही परपेंडिकुलर वगैरह बना दिए गए थे केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिया गया था लिख के कि ये 90 डिग्री है, तो ये केवल आपको कंफ्यूज किया गया था और कुछ था नहीं। क्वेश्चन में इन सब का कोई यूज़ नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया है जिससे आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, देखिए इसको हम करते हैं, आप समझते रहिए। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया गया है, AP PB 4 3 दिया गया है। AP ये 4 है, PB ये पूरा 3। आपको अगर सिमिलरिटी समझ में आ गई है, अच्छा ये भी दिया गया है कि ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये दोनों अगर पैरेलल है एक दूसरे के तो इसका मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज, बोल सकते ये वाला पैरेलल, हमको अभी पहले ये वाला लेके चलना है, ये भी तो आपस में पैरेलल है, AC और OP। हाँ ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल PD और O, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के AB और C की, इसके सिमिलर हो जाएगा। आपको मैंने अभी बताया कि अगर दो पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो ये हमेशा ही सिमिलर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो जिस रेशियो में ये दोनों हैं उसी रेशियो में ये दोनों होने पड़ेंगे। ये बात तो आपको क्लियर है, जिस रेशियो में आपने ये दोनों लिखा है उसी रेशियो में ये दोनों होने पड़ेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या पता चला, अच्छा ये होता है, आपको अभी मैंने बताया है कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने पीछे लिखवाई हैं कि आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बड़ी वाली साइड यानी AB/BP, ये भी लिख सकते हैं। अभी पीछे ही मैंने लिख के दिखाया था, आप चाहें तो ये अपॉन ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके ऊपर है। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको जानना ही है वही चीज़ जो लिखा है मैंने, तो वही लिख देते हैं। देखिए आपने कहा कि त्रिभुज BPO सिमिलर है त्रिभुज किसके, एंगल B कॉमन एंगल है, B लिख दिया, P एंगल P किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A के और C। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि BP, जो ये BP है ये किसके साथ रेशियो बनाएगा, AB के साथ। BP और BA क्या रेशियो बनेगा, और PQ AC का बनाएगा। PQ हमको ज़रूरत नहीं है इसलिए हम PQ को छोड़ देते हैं। Q है या O है, O है, सॉरी BPO है, तो हमें PO इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरी साइड लेते हैं OB यानी BO की, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, BC। ठीक है, अब ये आ जाएगा BO/BC कितना हो जाएगा, BP कितना है 3 है, अपॉन BA कितना है 4 + 3 7। तो आप कह सकते हैं ये पूरी भुजा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 3 4। तो अभी तरह मेहनत करिए या फिर इनको नहीं लिखते तो बेहतर होता है। मैंने आपको सिमिलरिटी बहुत अच्छे से समझा दी है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझ में आएगा। तो देखिए आपने कहा कि ये 4 था, ये पूरा 3 था, तो आप अगर ध्यान से देखिए तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये और ये रेशियो 3/4 का था, तो यहाँ भी 3/4 का रेशियो होना ही पड़ेगा। फिर से आप ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला और ये वाला भी तो सिमिलर है, सॉरी पैरेलल है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है CPB ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है और इसमें छोटा ट्रायंगल ये बना हुआ है BDO। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन मिल गई तो ये सिमिलर तो होना ही है। अगर ये दोनों सिमिलर हुए तो फिर से आप देखिए इनका रेशियो 3/4 का है, तो इनका भी 3/4 का रेशियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर से आप जैसा भी पिछला मैंने बताया वही सेम कर सकते हैं, बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड, यहाँ भी बड़ी वाली साइड अपॉन छोटी वाली साइड, सेम रेशियो आएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी 3/4 का रेशियो हो गया, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गया, आपने तो इसको 3 लिया था और ये तो 3/4 7 हो रहा है, यही हो रहा है हमारे हिसाब से। 4 और 3 7, ये BP की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे हिसाब से तो 7 हो रहा है, 4 + 3 7, और यहाँ दिया कितना गया था कि ये रेशियो 3 होना चाहिए। अगर ये 7 की वैल्यू हमें 3 दी गई है तो हमें क्या निकालना है, PD और कितना रेशियो निकालना है वो आप देख लीजिए ज़रा। AP और PD का रेशियो निकालना है।
अगर हमको ये 7 की वैल्यू 3 दी गई है, पूरे 4 3 7 की वैल्यू 3 दी गई है, तो हमें PD चाहिए। PD यानी PD कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7 गुणे 4, तो यानी 28/7 सॉरी 21/7, 4 3 12/7 सॉरी 12/7 है ना। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। AP आपने क्या लिखा था 4 है और ये कितना है 12/7 है, 4 3 12 यानी 7:3 आना चाहिए आपका अनुपात। देख लीजिए आंसर चेक कर लीजिएगा, 7:3 ही आ रहा है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर रिवाइंड करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी, अगर आप ध्यान से देखते रहिए तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाते हैं, शायद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास सिमिलरिटी पे बेस्ड, तो एकदम भरमार है क्वेश्चंस की, बस आप देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिवियल यानी बहुत माइन्यूट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज ABC में DE क्रमशः AB और AC पर ऐसे बिंदु हैं कि DE पैरेलल है BC के और DE त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है, तो AD/BD कितना होगा। तो अब क्या कहेंगे आप कि ये एक त्रिभुज बना लीजिए। हमने बना लिया त्रिभुज ABC, इसमें DE कोई पॉइंट लेना था, ऐसा लेना था कि ये 2 त्रिभुज को बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफलों में डिवाइड कर, सॉरी बराबर त्रिभुज नहीं, बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भाग में विभाजित करें। मतलब इसका और इसका रेशियो जो एरिया हो वो बराबर हो। अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है ना। हमने जो रेशियो लिखा है 1:1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अब AD और BD हमको निकालना है, तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर हमें AD, अच्छा ये दोनों सिमिलर तो प्रूफ ही कर लेंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो दोनों सिमिलर तो प्रूफ ही हो गए, कोई सोचना ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि AD और AB का रेशियो का जो स्क्वायर होगा वही तो होगा त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के एरिया का रेशियो। मैंने बताया है एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ये छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का रेशियो इन दोनों के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया ADE और सॉरी ये तो हमको दिया ही गया है ना, ये तो हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इनके एरिया का रेशियो क्या है ADE का रेशियो, अगर एरिया 1 है तो ABC का एरिया कितना होगा 1 + 1 2, कुछ भी मानिएगा, x मानिएगा तो ये भी x मानना पड़ेगा, तो x/2x तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से अगर AD और AB का रेशियो हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि आपको क्या निकालना था AD और BD, तो AD/BD कितना निकाल लेंगे आप, AD कितना आ गया है 1 और BD कितना हो जाएगा। देखिए ये पूरी साइड √2 है, ये 1 है, तो ये बची हुई साइड कितनी हो जाएगी, √2 में से 1 को माइनस कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 - 1। पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने करवा दिया है ये क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी सिमिलरिटी में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, और कॉन्ग्रुएंसी के साथ हम लोग देखेंगे सिमिलरिटी के और अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सिमिलरिटी के और बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। बहुत ही बढ़िया से बहुत टिपिकल और बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मेरे पास अभी रखे हुए हैं। सोचा था मैंने करवाने के लिए, बट अभी टाइम नहीं है, आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।